इस समय चर्चा का एक विषय है कि इतिहास में संशोधन जरूरी है। तो मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और आप इसे ध्यान से सुनिएगा और अपना कमेंट जरूर करिएगा कि क्या इतिहास में संशोधन की ज़रूरत है या नहीं। अब देखिए क्या होता है कि एक शासक जो कि यूनान का रहने वाला था, जिसका नाम था सिकंदर महान। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सिकंदर यूनान का रहने वाला था और यूनान यूरोप का एक देश है। अब देखिए क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि कैसे जन्म होता है, उसके बाद कैसे ये बड़ा होता है और क्या क्या घटनाएं होती हैं जो है। अब देखिए क्या होता है कि सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप और फिलिप मकदूनिया प्रांत का गवर्नर था। इसके यहाँ पहले बड़े लड़के का जन्म होता है, उसके बाद छोटे लड़के का, और छोटे लड़के का नाम था सिकंदर, जो कि 326 ईसा पूर्व में पैदा हुआ, 326 BC। अब देखिए क्या होता है, सिकंदर बचपन से ही महत्वाकांक्षी था और उसके गुरु का नाम था अरस्तु और हेरोडोटस। अरस्तु और हेरोडोटस बहुत ही महान विद्वान थे। कहते हैं कि आदमी को विद्वान होने के लिए उसके गुरु का विद्वान होना भी जरूरी है, और उसके गुरु बहुत ही विद्वान थे, एरिस्टोटल एंड हेरोडोटस। अब देखिए क्या होता है कि एरिस्टोटल और हेरोडोटस उसको बताते हैं कि भाई ये विश्व बहुत बड़ा है और विश्व में जो है बहुत सारे ऐसे देश हैं जो बहुत ही रिच हैं, और वो बताते हैं पूरे विश्व मैप के बारे में, और वो बताते हैं इंडिया जो कि एक सोने की चिड़िया है। बचपन से उसकी इच्छा विश्व विजय की होती है। जब वह बड़ा होता है युद्ध कला में बहुत ही ज़्यादा निपुण हो जाता है और अपने बड़े भाई को गद्दी से हटा करके गद्दी प्राप्त करता है। उसके बाद क्या होता है कि यूनान में कई ऐसे युद्ध लड़े गए जिस पे उसके विजय की पॉसिबिलिटी नहीं थी, लेकिन उसकी वीरता और सूझबूझ से वह विजयी होता है, और उसके बाद वह कूच करता है ईरान की ओर, और ईरान पर विजय प्राप्त करने के बाद से वह यूरोप के कई योद्धाओं को इकट्ठा करता है और कहता है, लालच देता है कि क्या तुम्हें सोना चाहिए, क्या तुम्हें लड़की चाहिए, तुम्हें सोना चाहिए तो चलते हैं जो है मध्य एशिया के ओर, वहाँ पे आक्रमण करते हैं। मध्य एशिया के तरफ विजय प्राप्त करने के बाद सिकंदर कूच करता है भारत की ओर, और भारत की ओर जब पहुँचता है तो क्या होता है कि आरंभिक विजयों के बाद सिकंदर पहुँचता है झेलम नदी के तट पर। झेलम नदी में उस समय बाढ़ आया हुआ होता है। उसके दूसरी तरफ पोरस का साम्राज्य था। पोरस एक बहुत ही वीर शासक था। अब पोरस क्या होता है कि भाई सोचता है कि बारिश का समय है, नदी में बाढ़ है और सिकंदर इस बाढ़ को पार नहीं कर पाएगा, इसलिए वो सोचता है कि युद्ध नहीं होगा। लेकिन यूनानी टेक्निक की सहायता से सिकंदर नदी पार करने में सक्षम होता है और वह पहुंचता है हाइडेस्पीस के मैदान में, और वह मैदान को सजाने का काम करता है। मैदान को दो भागों में बांट देता है। आधे भाग को वह ऐसे छोड़ देता है और आधे भाग में वह भाले को सीधे सीधे जो है पिन करवाता है। अब देखिए क्या होता है कि सिकंदर को पता था कि भारतीयों की ताकत है हाथी, और यूनानियों और ईरान की ताकत थी उस समय घोड़े, जो कि बहुत बड़े बड़े घोड़े होते थे, और घोड़े जो है लड़ाई में बड़े ही निपुण होते थे। पहले दिन का युद्ध होता है सिकंदर का, और सिकंदर जो है पहले दिन के युद्ध में विजयी होता है और वहाँ पे पोरस का बड़ा लड़का मारा जाता है। दूसरे दिन डे 2 में देखते हैं क्या होता है। दूसरे दिन का युद्ध होता है और उसमें पोरस का दूसरा लड़का मारा जाता है। डे 3 में देखते हैं क्या होता है, और डे 3 में क्या होता है, पोरस स्वयं हाथी पर बैठ करके युद्ध के मैदान में आता है और युद्ध होता है। पोरस लगभग युद्ध जीत चुका होता है, लेकिन तभी क्या होता है कि सिकंदर चालाकी करता है और जो है उसको मैदान के दूसरे हिस्से में ले जाता है जहाँ पे भाले गड़े होते हैं, और वहाँ पे जब हाथियाँ पैर रखती हैं तो हाथियाँ जो है चिल्लाने लगती हैं और वापस आती हैं और अपने ही सैनिकों को कुचल देती हैं। इसके बाद क्या कंडीशन होती है कि हारा हुआ युद्ध सिकंदर विजय प्राप्त कर लेता है और बहुत ही खुश होता है। इस युद्ध में
ये शुरुआत हो गई थी कि अपने घोड़े को सिकंदर क्या करता है कि हाथी का मुखौटा पहनाता है और हाथियों को लगता है कि उसका घोड़ा हाथी है। अब देखिए, हाथी जहाँ चलते वहाँ मतवाली चाल चलती है, वहाँ पे वो घोड़े को कुछ नहीं समझती है। जिधर से हाथियाँ जाती थीं उधर घोड़ों को रौंद देती थीं। लेकिन क्या होता है कि जब मुखौटा लगाए घोड़े रहते थे तो ये चीज़ क्या होती थी कि हाथियों को लगता था कि सामने वाला भी हाथी है। और इस युद्ध में जब सिकंदर विजयी होता है तो उसका घोड़ा मारा जाता है, और घोड़ा मारा जाता है, सिकंदर को बहुत पछतावा होता है और पोरस को बंदी बना लिया जाता है। और पोरस से सिकंदर पूछता है कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, और पोरस कहता है जैसा एक राजा के साथ करता है। सिकंदर उसकी बात से बहुत ही प्रसन्न होता है और उसके बाद क्या होता है कि उससे एक शर्त रखता है कि ठीक है, मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा, लेकिन तुम बाकी युद्ध में मेरी सहायता करोगे। और इस बात के लिए पोरस राजी हो जाता है और सिकंदर पोरस को रिहा कर देता है। इसके बाद क्या होता है कि विजय की खुशी में सिकंदर निकैया और बाउकेफला अपने घोड़े की याद में एक नगर की स्थापना करता है जिसका नाम था बाउकेफला। तो निकैया और बाउकेफला 2 नगर की स्थापना करता है। और उसके बाद सिकंदर की सेनाएं, जो कि पूरे यूरोप को और मध्य एशिया को लेकर आया हुआ होता है, कूच करती हैं आगे और ब्यास नदी के तट पर पहुंचती है। ब्यास नदी के तट पर सिकंदर एक महान सेनापति की हैसियत से अपनी सेना के सामने खड़ा होता है, उनको एनर्जेटिक करता है, कहता है कि ये बहुत बड़ा युद्ध है और इस युद्ध में अगर हम विजयी हो गए तो हमें बहुत अथाह सोना मिलेगा। और उसके बाद से उसकी सेना को पता चलता है कि जो नदी थी ब्यास, उसके दूसरी ओर घनानंद का शासन था, जो कि नंद वंश का शासन था, घनानंद। अब देखिए, घनानंद बहुत ही क्रूर शासक था, इंडियन शासक था। उसके पास 2 लाख घोड़े, 1 लाख से अधिक रथ सवार, 40,000 से अधिक सैनिक, और जो है उसके पास कई तरीके के अलग अलग सेनाएं मौजूद थीं। तो सिकंदर की सेनाएं क्या कहती हैं कि मैं आगे युद्ध नहीं लड़ूंगा। अभी तो हम लोगों का ये हाल हो गया जब हम पोरस से लड़े थे, और आगे जब हम लड़ेंगे इनसे, घनानंद से, बहुत ही क्रूर शासक है, वो हमको मार देगा। इस बात से सिकंदर भी बहुत घायल रहता है और उसका हिम्मत आगे बढ़ने को नहीं करता है और सिकंदर वापस जाने का फैसला लेता है। अपनी सेना को 2 भागों में बांट देता है। आधे भाग को वह जल सेनापति नियार्कस के साथ जल मार्ग से वापस भेज देता है और आधे सैनिकों के साथ वह चल पड़ता है फिर से अपने घर की वापसी जो है करने के लिए। और रास्ते में जब वह पहुंचता है तो कुछ छोटे छोटे शासक रहते हैं जो कि ये सोच के बैठे रहते हैं कि सिकंदर तुम आओ, हम देखते हैं तुम्हारी तलवार में कितनी ताकत है और तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। और वो भारतीय वीर बहुत वीरता से सिकंदर से लड़ते हैं और लड़ने के बाद मार दिए जाते हैं सिकंदर ने उनके घरों को जला दिया, उनके बच्चों और औरतों को जला दिया। लेकिन उसके बाद क्या कंडीशन होता है, वो भारतीय वीर सिकंदर का कत्ल कर देते हैं, सिकंदर मारा जाता है। लेकिन विदेशी इतिहासकार इसको कहते हैं कि सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी, लेकिन यह बात पूरी तरह से गलत है। सिकंदर मारा जाता है। किताबों में लिखा है कि सिकंदर बेबीलोन पहुंचते पहुंचते मारा गया था, यहाँ पे घायल हुआ था, क्योंकि इससे सिकंदर की बेइज्जती होती, सिकंदर महान साबित नहीं होता। बताइए, हम अपने राजा घनानंद को विलन साबित किए हुए हैं, उसको जो है उसकी बुराई करते हैं, और विदेशी राजा सिकंदर जो कि विश्व विजय कभी नहीं कर पाया उसकी बड़ाई करते हैं। ये कहाँ का इतिहास है? और यही इतिहास हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, यही इतिहास हमारे यहाँ सारे सरकारी नौकरियों में पढ़ाया जाता, IAS में पढ़ाया जाता, PCS में पढ़ाया जाता। बताइए ये कौन सा तरीका है? जरूर कमेंट करें इस पर जो है, और आपको अगर अच्छा लगे ये मेरा डिबेट तो इसको जरूर शेयर करें। जय हिंद।